चलिए आज हम पढ़ाएंगे गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। गाउस की प्रमेय किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ, कह रहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्या कह रहा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। उसी को हम कहते हैं गाउस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने कल बता ही दिया था आपको। तो गाउस की प्रमेय किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको हमने तो वैद्युत फ्लक्स बता ही दिया है, क्लियर है। कल की क्लास में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया ही है। आज गाउस की प्रमेय है आपका, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसको हम कहते हैं गाउस की प्रमेय। एक बार फिर से देख लीजिए, गाउस की प्रमेय किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? उसका आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, उसे हम कहते हैं गाउस की प्रमेय। ठीक है, आगे आपका क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे देख लीजिए, फिगर है। ठीक है, ये फिगर देखिए, ये क्यू आवेश है, यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और ये आपका न्यूनतम क्षेत्रफल है वेक्टर डी, जिसका और क्या ये विद्युत क्षेत्र ही है और ये ओमेगा है। देखिए उत्पत्ति इसकी, माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर, कह रहा है माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु पर Q प्लस Q आवेश रखा गया है। कह रहा है माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा गया है और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कह रहा है बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA है। कह रहा है जिस पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर d है। क्षेत्रफल वेक्टर dA एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। कह रहा है क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है तथा इनके बीच बना कोण थीटा है। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्पत्ति क्या है? माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा गया है। कह रहा है माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु Q पर प्लस Q आवेश रखा गया, बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा गया है और कह रहा है बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो थीटा कोण है। ठीक है, कह रहा है जिस पर अति सूक्ष्म, कह रहा है बिंदु पे P पर जिसका बिंदु P का जिसका अति सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA है तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है और कह रहा है तथा उनके बीच बना कोण थीटा है। एक बार फिर से, माना किसी बंद पृष्ठ, कह रहा है माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। फिर कह रहा है बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्लियर है? इसके बाद क्या कह रहा है? जिस पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA स्थित है एवं वेक्टर dA वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और तथा उनके बीच बना कोण थीटा है। वो किस पर स्थित है? बिंदु P पर। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, इसके बाद हम आगे निगमन करवाएंगे। कह रहा है कि गाउस की प्रमेय किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स का इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, इसे हम कहते हैं गाउस की प्रमेय। उत्पत्ति में देख लीजिए, ये आपका फिगर इसका कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर प्लस Q आवेश रखा गया है। आप लोग ध्यान देंगे, इस बंद पृष्ठ के भीतर कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश रखा गया, वो भी किस बिंदु पर? बिंदु O पर। कह रहा है कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA है और कह रहा है कि वेक्टर dA का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? वेक्टर E है तथा उनके बीच बना कोण क्या है? थीटा है। उनके बीच बना कोण थीटा है। चलिए आगे हम इसका निगमन करवा रहे हैं। अब देखिए आपका
वेक्टर डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आपको हमने कल वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था ना, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए होता है ना, कल हमने बताया था। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कह रहा है फाई ई बराबर समाकलन फाई और वेक्टर ई इंटू डी ए। इसके बाद कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि यहाँ पे यहां से देखिए कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा आपका समाकलन फाई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। इसके बाद हमने आपको पीछे पढ़ा दिया है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। पीछे हमने इसका निगमन भी करवाया है, तो जहां पे ई है वहीं पे ये हम लाके रख देंगे। तो फाई ई बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां से आर का इसमें जब ले जाके हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका इतना प्राप्त हुआ, क्लियर है यहां तक। इसके बाद आपको हमने बताया है डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, क्लियर है। हमने पीछे आपको ये भी सिद्ध कराया है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहां पर जितना ये है, एक स्टेप पहले देख लीजिए, सॉरी यहां से देखिए फाई ई बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। हमने ई की जगह पे इसका मान रख दिया है। इसके बाद हमने इसका अंदर गुणा करवा दिया, ठीक है। आपका बन गया डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसके बाद जब इसका समाकलन होगा तो ये नियतांक ये पूरा बाहर हो जाएगा और ये इतना पूरा रह गया। और अब यहां से हम इसका मान देखिए, आप लोग सोचेंगे सर जी पता नहीं कहां से ये ला कर दिए डी ओमेगा का मान होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसी की जगह पे हमने डी ओमेगा रख दिया। इसके बाद फाई ई बराबर डी ओमेगा का अवकलन होगा, तो डी होता है समाकलन नियतांक ओमेगा का हो गया ओमेगा। और इसके बाद अब ओमेगा बराबर क्या होता है, केवल आपको ओमेगा बराबर हमने सिद्ध करवाया था 4 पाई होता है, ओमेगा बराबर 4 पाई। इसके बाद यहाँ पे हमने 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्यू अपान या साइलन 0 हो गया आपका ये गॉसियन की प्रमेय। एक बार फिर से देख लीजिए, डी वेक्टर डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए वेक्टर डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए कॉस थीटा। डी इंटू नहीं, यहाँ पे डॉट कहेंगे, चाहे इंटू की कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, फाई ई बराबर फाई ई इंटू डी ए कॉस वेक्टर डी ए। तो हमने ये आपको हमने पहले ही बता दिया है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको हमने पहले ही बता दिया, बस वही हम केवल मान रख रहे हैं। मान रखने के बाद होता क्या है, जो ई बराबर आपको हमने पीछे पढ़ाया ना, ई बराबर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो हमने ई की जगह पे उसका मान यहाँ पे लाके रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा ऑलरेडी पहले से है। इसके बाद आर को इसके साथ कर दिया, आर को इसके साथ कर दिया, फिर इसका हमने पूरा समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद समाकलन करने के बाद समाकलन नहीं अवकलन होगा, अवकलन करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अवकलन हो जाएगा। इसका मान होता है, देखिए यहाँ हमने बता ही दिया डी ए कॉस थीटा, तो इसका मान हो गया 1/4 डी ओमेगा, ठीक है। और डी ओमेगा का इतना प्राप्त होने के बाद डी ओमेगा का अवकलन होगा तो ओमेगा बच जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का मान पीछे ये भी पढ़ा दिया है, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो ओमेगा की जगह पे 4 पाई, देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। एक बार फिर से देख लीजिए, डी वेक्टर डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर अवकलन फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसके बाद फाई ई बराबर अवकलन फाई ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ई डी ए कॉस थीटा कहां से आया, ये जो कॉस थीटा है तो आपको हमने पीछे पढ़ा ही दिया ना, तो जैसे वेक्टर का मान हटाने पर कल हम बता रहे थे ना वैद्युत फ्लक्स के बारे में, लास्ट में आया था फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, तो वही मान हम यहाँ पे रख दिए हैं। और ई बराबर हमने वैद्युत क्षेत्र बराबर पढ़ाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर,
तो वहां पे इसका मान ये ला के रख दिए। इसके बाद डी ए कॉस थीटा ऑलरेडी पहले से था, फाई बराबर अवकलन फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इसके बाद इंटू क्यू, आर का अंदर लाके गुणा करा दिया इसके साथ। इसका मान होता है क्या, देखिए डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो वही मान हम यहाँ पे लाके इसकी जगह पे हमने ओमेगा रख दिया, और ओमेगा का अवकलन हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा का अवकलन होगा ओमेगा हो जाएगा, तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू ओमेगा। इसके बाद ओमेगा बराबर होता है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई बराबर आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये है गॉस की परिमिति। चलिए आगे हम इसके बारे में और बताते हैं। चलिए बस अब देखिए आपको हम उसके बारे में बताएंगे। यदि विभिन्न आवेश लिए जाएं तो जैसे पहले Q था, अगर Q1 Q2 Qn तक हो तो उसका मान क्या होगा, तो फाई ई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट करके Qn तक ले जाएंगे अपान एप्सिलॉन 0। और ये यदि हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की जगह पे हम सिग्मा लिख देंगे तो उसका पूरा मान हो जाएगा, तो सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमी सूत्र आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमने कक्षा 11 में आपको समझा दिया बीमी सूत्र किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है। हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बता देते हैं। फाई बराबर ई कॉस थीटा होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। और आप लोग बीमी सूत्र निकाल के कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिए आर्यन मेमोरियल का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। एक बार फिर से देख लीजिए, ये विभिन्न आवेश लिए जाए तो Q1 Q2 Q3, यदि Q की जगह पे हम Q1 Q2 Q3 लिख दें तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn तक अपान एप्सिलॉन 0। अगर इसकी जगह पे Q1 Q2 की जगह पे हम पूरा उसका मान लिख देंगे सिग्मा पूरा मान हो जाएगा, तो सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0 फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमी सूत्र आप लोग निकालेंगे और कमेंट करेंगे। और आगे क्या देखिए, फाई बराबर ई कॉस थीटा, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और बीमी सूत्र निकाल के बताइएगा आप लोग, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे उनको भी पता चले। तब तक के लिए जय हिंद।